हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कूलम के नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। इससे लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपने यदि अध्यारोपण के सिद्धांत वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी होगी, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आने वाली है। तो इसलिए आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए जो मैंने आपको पहले भेजी है और उसी क्रम में तब इस वीडियो को आपको देखना है। तो अब देखते हैं हम कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है इसमें कि निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं और उनके बीच 18 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि यदि 1 mm मोटाई यानी 10⁻³ मीटर मोटाई का और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका ली है उन्होंने और इन दोनों आवेशों के मध्य रख दिया है। तब आपसे पूछ रहा है कि अब बल का मान ज्ञात कीजिए जब दोनों आवेशों के बीच एक कांच की पट्टिका रखी गई है जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। तो इसमें हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली कंडीशन को देखते हैं। पहली वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं। तो मान लेते हैं निर्वात है यहाँ पे और निर्वात में दोनों आवेश रखे गए हैं। तो मान लेते हैं Q1 Q2 दो आवेश हैं जो निर्वात में रखे गए हैं और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो ये तो क्या है, निर्वात में दोनों आवेश रखे गए। तो आपको मैंने बताया है कि निर्वात में जब दो आवेश रखे गए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उसका जो परिमाण है उसको किस प्रकार निकाला जाता है। उसका जो सूत्र हमें कूलम ने दिया है वो क्या है, F0 बराबर होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R²। यानी निर्वात में क्या करते हैं हम, ε0 लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता को। जो यहाँ पे ε0 है हमें क्या बता रही है, निर्वात की विद्युतशीलता बता रहा है। अब आपको निर्वात में दिया हुआ है कि F0 का मान कितना है। तो F0 का मान निर्वात में कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। ये आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया है, इसको आप देख भी सकते हो। यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया है कि दोनों के बीच लगने वाला बल निर्वात में कितना, 18 न्यूटन है। तो इसका मतलब 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R² का मान कितना दे रखा आपको, 18 न्यूटन दिया गया है। तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R² बराबर है आपका 18 न्यूटन। तो ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब दोनों के बीच क्या है, एक कांच की पट्टिका रख दी गई है और जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। तो यानी अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, मान लेते हैं यही आवेश आपके वही है Q1 Q2, परिमाण भी दोनों का बराबर ही है और दोनों के बीच की दूरी भी अभी R ही है। तो अंतर क्या आया है कि पहले दोनों निर्वात में थे और अब दोनों के बीच एक कांच की पट्टिका रख दी गई है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक कांच की पट्टिका इन दोनों के बीच रख दी गई है और इसका परावैद्युतांक का मतलब है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता जो इन दोनों के बीच रखी गई है। तो ε0 या फिर K का मान हमें दिया है, कितना है, 6 है। अब जब दो आवेश इस प्रकार रखे हो कि उनके बीच एक माध्यम हो तो उस स्थिति में हमने कूलम के नियम से पढ़ा था कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल है उसका सूत्र अब क्या हो जाएगा, Fm, यानी माध्यम में दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे उसका परिमाण इस प्रकार निकाला जाता है। Fm बराबर होता है 1/4 पाई ε0 εr Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ से आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, Fm बराबर हो जाएगा 1/ε0 डॉट 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R²। अब जो ये 1/4 पाई ε0 है Q1 Q2 बटे R² है, इसका मान हम फर्स्ट समीकरण से रख देंगे और ε0 का मान भी हमें दिया है। तो इन दोनों का मान यदि हमने इस सूत्र में रख दिया तो फिर हमें Fm का मान मिल जाएगा। तो अब रखने के बाद देखते हैं कितना आता है Fm का मान। तो Fm बराबर हो जाएगा आपका 1/ε0 मतलब 1/6, क्योंकि ε0 का मान आपको 6 दिया है। और प्रथम समीकरण में देखो आप 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R² का मान कितना है, 18 न्यूटन। तो इस 18 न्यूटन को यहाँ पे रख दो, समीकरण 2 मान सकते हो इसको आप। तो समीकरण 2 में 18 न्यूटन रख देते हैं इसकी जगह, तो यह आ जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका 6 से 3 बार कट गया, तो यानी 3 न्यूटन। तो यहाँ पे Fm का मान कितना आ जाएगा, 3
न्यूटन। यानी क्या हो गया है, दोनों आवेशों के बीच यदि हमने एक माध्यम रख दिया तो बल का मान क्या हो गया है, घट गया है। पहले 18 न्यूटन था, अब दोनों के बीच एक कांच की पट्टिका रख दी तो उससे बल का मान 1/6 गुना हो गया। यानी 1/6 गुना होने का मतलब है कि 6 गुना घट चुका है। यानी कितना हो चुका है, 3 न्यूटन। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस प्रकार हल करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दो बिंदु आवेश हमें दिए गए हैं Q1 Q2, दोनों का मान भी हमें दिया गया है। Q1 का मान है आपका 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। यानी अगर ये बिंदु है, इस पर जो आवेश रखा गया है Q1, इस पर आवेश कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। उसी प्रकार से Q2 दिया है आपको 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये भी दी हुई है और ये है आपकी 30 सेंटीमीटर। अब आपको दिया गया है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसका परिमाण निकालिए। तो हमें पता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे उसका जो सूत्र है निर्वात के लिए कितना होता है, F0 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब आपको इसमें Q1 Q2 का मान भी दिया है, दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको पता है निर्वात के लिए कितना होता है। तो इन सभी मानों को अगर आप इस सूत्र में रख दो तो आप F0 को ज्ञात कर सकते हो। और दूसरा, दोनों आवेश कैसे दे रखे हमें, दोनों में साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों कैसे, प्लस है। अगर धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो यानी आपको दोनों एक दूसरे पर जो प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको ज्ञात। तो F0 बराबर है हो जाएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है निर्वात के लिए 9 गुणा 10⁹, इसको यहाँ पे रख दो। फिर उसी तरह से Q1 का मान आपको दिया है, तो Q1 का मान कितना दिया गया है, 2 गुणे 10⁻⁻7 कूलम, यानी 2 गुणे 10⁻⁻7। उसी प्रकार से Q2 का मान भी दिया गया है, Q2 का मान कितना है, 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। अब आपको इसको किस में, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कूलम के साथ आपको मीटर लेना है। तो अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 10⁻⁻2 मीटर। तो 10⁻⁻2 मीटर से इसको क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब इसका होल स्क्वायर, सूत्र में क्या होता है, R का होल स्क्वायर, यानी इसका वर्ग होगा। तो ये आपने सूत्र में मान रख दिया सबका। अब उसके बाद अब आपको इसको क्या, इसकी गणना करनी है। गणना करने पर आपको F0 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसकी गणना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये 9 गुणे 10⁻9 तो ऐसे ही लिखोगे आप। फिर उसके बाद इसको 3 दूना 6 लिख देते हैं। ये 10 की घात, जो इनकी घातें हैं आपस में जुड़ जाएगी, ये -14 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 30 का वर्ग। 30 का वर्ग मतलब 30 को 2 बार गुणा करना है तो 900 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10⁻⁻2 का वर्ग यानी 10⁻⁻4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 9 कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 गुणे 10⁻⁻14 10⁻9 और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये है आपकी 10⁻2 प्लस में 10⁻⁻4। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो, चलो इसको पहले लिख ही लेते हैं हम ताकि कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻2 गुणे 10⁻⁻4, यानी कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻⁻14 10⁻9 10⁻2 और 10⁻2। ये पावर जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 10 की घात यहाँ पे 2 था,
प्लस में, ऊपर अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। उसी तरह से ये माइनस में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या -14 + 9 -2 + 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। तो यानी F0 कितना आ गया हमारे पास 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। तो इस प्रकार यदि हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं, उनका मान दिया हुआ है, वो कहाँ रखे हुए हैं ये भी आगे यदि आपको दिया है, यानी निर्वात में रखे गए हैं या उनके बीच कोई माध्यम है, तो फिर आपको माध्यम का परावैद्युतांक भी दिया गया होगा और दोनों के बीच की दूरी भी दी गई हो, तो फिर इस प्रकार से आपने क्या करना है, दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, यानी दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, वो तो निर्भर करेगा कि दोनों की प्रकृति कैसी है, दोनों समान प्रकृति के हैं या फिर असमान प्रकृति के, तो उस हिसाब से उनके बीच प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण का बल लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो ये 6 × 10 की घात -3 न्यूटन हमें बल प्राप्त हुआ, ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण का बल है। तो इस प्रकार से कूलम के नियम द्वारा जो हमने सूत्र प्राप्त किया था दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को निकालने के लिए, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकाल सकते हो। तो उसकी गणना इस प्रकार आपको करनी है। बच्चों अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 पर आवेश 2 कूलाम है, Q2 पर आवेश -5 कूलाम है, और जो Q1 है इसकी स्थिति XY निर्देशांक में कहाँ है, 2 मीटर और 1 मीटर इसके क्या है, निर्देशांक है। उसी प्रकार से -5 कूलाम के निर्देशांक है आपके -2 मीटर और 4 मीटर। अब स्थिति सदिश के रूप में यदि आप बताना चाह रहे हो कि Q1 की स्थिति क्या है या Q2 की स्थिति क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि Q1 का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और Q2 का स्थिति सदिश है आपका R2 वेक्टर। अब यदि आपको R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मान निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाएगा, R1 वेक्टर मुझे निकालना है तो निर्देशांक में तो मुझे दे रखे हैं 2 मीटर और 1 मीटर Q1 की स्थिति है। तो 2 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि यदि मुझे Q1 तक पहुँचना है, Q1 की स्थिति को लोकेट करना है, निर्देश बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति को बताना है। निर्देश बिंदु हो गया आपका 0, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति को बताना है, तो उसके लिए 2 मीटर मुझे x अक्ष की ओर चलना पड़ेगा और 1 मीटर मुझे y अक्ष की ओर चलना पड़ेगा। तो स्थिति सदिश के रूप में हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, R1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर आप चल रहे हो x अक्ष में। अब 2 मीटर क्या हो जाएगा, मुझे x अक्ष में, यानी स्थिति सदिश क्या है, एक वेक्टर है, एक सदिश है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में यदि हमारे पास एक सदिश है तो दाईं साइड में भी हमारे पास एक सदिश क्वांटिटी होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि x अक्ष में यदि हम किसी सदिश राशि को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x अक्ष में परिमाण देखेंगे और उसको एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस x अक्ष की ओर एक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर हमें दिया है कि Q1 तक पहुँचने के लिए 2 मीटर x अक्ष की ओर चलना है, तो 2 मीटर परिमाण हो गया और i कैप के साथ मैं इसको गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2i कैप, जो कि x अक्ष की ओर एक सदिश हमें प्राप्त होगा। तो x अक्ष की ओर ये हो जाएगा 2i कैप। उसी प्रकार से y अक्ष की ओर क्या है, 1 मीटर चलना है, तो 1 मीटर परिमाण हो गया और y अक्ष की ओर हम एकांक सदिश क्या लेते हैं, j कैप लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। तो यानी R1 वेक्टर को आपने पता लगा लिया कि उसका मान किस प्रकार निकाला जाएगा। इसी प्रकार Q2 का जो स्थिति सदिश है यानी R2 जो वेक्टर है उसका मान भी हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका Q2 आवेश तक पहुँचने के लिए हमें x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 मीटर चलना है, तो यानी i कैप तो प्लस x दिशा में एकांक सदिश है, तो ऋणात्मक x दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, -i कैप। तो ये हो जाएगा आपका -2i कैप। देखो y अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है, हमें 4 मीटर चलना है, यानी y अक्ष की दिशा में अगर सदिश के रूप में इसको व्यक्त करना चाहूँ मैं तो क्या करूँगी, मैं इसको j कैप से गुणा कर दूंगी। तो j कैप से गुणा करूँगी तो उससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4j कैप। तो यानी R2 वेक्टर को भी हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से लिख लिया कि R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप।
यानी आपने Q1 और Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी होगी वो आपने बता ली है। अब आप जानते हो कि Q2 की Q1 के सापेक्ष या Q1 की Q2 के सापेक्ष अगर स्थिति बतानी है तो उसको हम किस प्रकार लेंगे। तो देखते हैं अब आगे कि इन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या होगी। तो इसके हमें एक लाइन जो दोनों को मिला रही है, Q2 को Q1 से मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो एक रेखा खींच लेते हैं और Q2 को Q1 से मिला रही है। तो इस वाले को हम मान लेते हैं कि ये स्थिति सदिश किस प्रकार परिभाषित हो रहा है, R21 वेक्टर के रूप में। यानी Q2 को Q1 से मिलाने वाली रेखा को हमने इस प्रकार ले लिया है, इसको हमने R21 सदिश के रूप में व्यक्त कर लिया है। अब R21 वेक्टर का अगर आपको मान निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाएगा, R21 वेक्टर। अब इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाओगे और उससे आपको R21 वेक्टर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यहाँ पे किस प्रकार लगाया जाएगा। तो R21 वेक्टर, आपने सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या पढ़ा है कि दो वेक्टर इस प्रकार लेने हैं, एक त्रिभुज जो ये तीनों वेक्टर हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R21 वेक्टर, ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाओं के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अब इसका त्रिभुज नियम क्या कहता है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम अब हमें क्या बताता है कि यदि हम दो वेक्टरों को, दो सदिशों को इस प्रकार लें कि एक का हेड, एक का सिर दूसरे के टेल, दूसरे की पूंछ से संपाती हो और दोनों वेक्टर संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो रहे हों, तो जो तीसरी भुजा होगी जो जिसका क्रम क्या हो, इन दोनों वेक्टरों के, इन दोनों सदिशों के विपरीत हो, तो वो क्या है, उसके रिजल्टेंट, उसके परिणामी को व्यक्त करता है। यानी दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी कौन, तीसरी साइड। तो यहाँ पे R1 वेक्टर R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर के बराबर होगा। तो वेक्टरों के योग का त्रिभुज नियम हमें क्या बता रहा है कि जो R1 वेक्टर होगा ये बराबर होगा किसके, R21 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर के। तो यहाँ से आपको R21 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। उसी प्रकार से अगर मैं R12 वेक्टर निकालना चाह रही हूँ, R12 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 की और एक सदिश ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। अब आपको R12 वेक्टर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, वही त्रिभुज नियम इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब R1 वेक्टर और R12 वेक्टर का योग किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर के। तो अब आप इसको लिखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर, ये निकालना है आपको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R12 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर बराबर है किसके, R2 वेक्टर के। कहाँ से पता चला आपको, ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। अब यहाँ से आप R12 वेक्टर का मान निकाल सकते हो। तो R12 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो वेक्टर तो आपने निकाल दिए, ये आपका R21 वेक्टर का मान हो गया और ये आपका R12 वेक्टर का मान, और ये आपका R12 वेक्टर का मान हो गया। अब हम R1 और R2 का मान इसमें रख दें तो तब यहाँ से देखते हैं R21 कितना प्राप्त होता है। R1 का मान कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे रख दो आप R1 का मान 2i कैप प्लस जे कैप माइनस, फिर R2 वेक्टर का मान कितना है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई कैप वाले पद एक साथ जुड़ जाएंगे और जे कैप वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 2i कैप प्लस 2i कैप आपका हो जाएगा 4i कैप, और यहाँ माइनस 4j कैप प्लस जे कैप है तो यह आ जाएगा माइनस 3j कैप। तो यहाँ से आपने R21 वेक्टर प्राप्त कर लिया। अब हमें R21 वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो ये इसका परिमाण इस प्रकार निकाला जाएगा, R21 वेक्टर का परिमाण इस तरह से मॉड लगा देंगे तो इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है, बराबर हो जाएगा √4 का होल स्क्वायर
प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 यानी 25। 25 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यानी R21 वेक्टर का परिमाण कितना मिल गया हमें, 5 सेंटीमीटर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो देखो प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि आपको क्या याद करना है, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल वो ज्ञात करना है। तो देखो दिशा क्या होगी, Q2 कैसा आवेश है, ऋणात्मक, और Q1 कैसा आवेश है, धनात्मक। तो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे आकर्षण का बल लगाएंगे, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, जिधर R21 वेक्टर की दिशा होगी, यानी इस दिशा में। तो F21 वेक्टर की दिशा ये होने वाली है, F21 वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं कि 2 पर A के कारण बल। तो F21 वेक्टर की दिशा किधर है, R21 वेक्टर की दिशा। दिशा आपको पता चल गई, लेकिन अब आपको परिमाण निकालना है। स्थिति सदिश के पदों में जब हमने कूलम का नियम पढ़ा था तो उसमें हमने कूलम, दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसका हमने सूत्र पढ़ा था। तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र है हमारे पास जो F21 वेक्टर है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों स्थिति सदिश के पदों में R21 वेक्टर। तो दूरी में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसका मतलब हमने R21 वेक्टर का परिमाण यहाँ पे लिखना है। तो R21 वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर का परिमाण इस प्रकार लिखा जाता है, और सूत्र में यहाँ पे क्या है, वर्ग होता है, दूरी का वर्ग। तो यानी R21 वेक्टर का मॉड ये हमें परिमाण बता रहा है, यानी दूरी बता रहा है, और इसका वर्ग। अब इसकी दिशा भी होगी क्योंकि ये वेक्टर रूप है इसका। तो दिशा के लिए हमने क्या बताया था कि उसी दिशा में, जिस दिशा में ये बल लग रहा है उस दिशा में एक एकांक सदिश ले लेंगे। तो एकांक सदिश हमारे पास R21 वेक्टर है, तो उसी दिशा में एकांक सदिश मुझे लेना है, तो क्या ले लेंगे, R21 कैप। तो ये R21 कैप एकांक सदिश हो गया। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो R21 कैप यानी कोई एकांक सदिश है, इसको अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है, R21 वेक्टर को उसके मॉड से अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, भाग लगा दूं, तो मुझे R21 कैप प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप R21 कैप की जगह ये भी रख सकते हो। तो इसको रखने पर हमें F21 वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, F21 वेक्टर हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर के मॉड का मॉड, R21 वेक्टर का मॉड। तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब और R21 वेक्टर। अब इनका मान रखते जाओ जो जो आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमें पता होता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान आपको दिया गया है, Q1 का मान कितना दिया है, Q1 का मान है 2 कूलम और Q2 का है -5 कूलम। तो यहाँ पे हम रख देंगे Q1 बराबर है आपका 2 कूलम, Q2 बराबर है 5 कूलम। 5 कूलम का मान रखोगे तो उसके साइन के साथ उसको पुट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे जो साइन है वो हमें ये बताता है कि साइन से हमें सिर्फ क्या पता चलती है, बल की दिशा का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पे आपने साइन नहीं रखना है। अब उसके बाद R21 वेक्टर का मॉड यानी R21 वेक्टर का परिमाण अभी हमने निकाला है, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, R21 वेक्टर का परिमाण निकाल लेते। अब देखो R21 वेक्टर का परिमाण अभी हमने निकाल के रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो R21 वेक्टर के परिमाण हमें कितना प्राप्त हो रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो अब उसकी जगह हम क्या करेंगे, अब 5 सेंटीमीटर रख देंगे। तो यहाँ पे रख दो आप 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्यूब ये है। उसके बाद R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर कितना प्राप्त हुआ है हमें,
R21 वेक्टर भी हमने निकाल के रखा हुआ है, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें निकाल लेते। पहले आप सोच रहे होंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि R21 वेक्टर और R21 वेक्टर के मॉड की हमें अब आवश्यकता पड़ रही है। अब 4i कैप माइनस 3j कैप इसकी जगह रख दो, तो कितना हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ये ऐसे ही लिख देंगे हम। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात 9, और ये हो जाएगा आपका 125 और इसको ऐसे ही लिखेंगे 4i कैप माइनस 3j कैप। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5 से काटो इसे, 5 दूनी 10 और 5 25, ये हो गया आपका 18 गुणा। अब अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, कैलकुलेशन को इजी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 100 ले लेते हैं। 10 की घात 9 है ना, तो इसको हम 10 की घात 7 भी लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या कर देंगे 10 100 से गुणा, यानी 10 की घात 9 को 10 की घात 7 और 10 की घात 2 लिखा जा सकता है, तो इसको 100 कर देते हैं हम। 10 की घात 2 का मतलब 100 हो गया। अब 25 से देखो ये पूरा पूरा कटता है, तो 25 चाकू 100 हो गया। अब आपने कैलकुलेशन की गणना क्या है, इजी कर दी, अब आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब 18 को 4 से गुणा करना पड़ेगा हमें बस, तो 18 चाकू कितने होते हैं 72, और गुणा 10 की घात 7, तो ये बल हो जाएगा 72 इंटू 10 की घात 7 और 4i कैप माइनस 3j कैप। तो ये आपका क्या है, इतना न्यूटन बल Q2 पर Q1 के द्वारा लग रहा है, और उसी प्रकार से Q1 पर Q2 के द्वारा भी बल का परिमाण यही होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यानी Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है उसे निकालने के लिए हमने क्या क्या किया, पहले Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति देखी, फिर Q2 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति देखी, फिर दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति देखी, और उसके बाद Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है उसका हमें पता है कि स्थिति सदिश के पदों में हम उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं, उसका हमें सूत्र पता होता है। उस सूत्र में हमने मान रखे सभी के, और उससे हम Q2 पर Q1 के द्वारा बल निकालने में सक्षम हुए। बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे की वीडियो में हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।